श्वेता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सूरत कोर्ट से मानहानि केस में मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर सेशन कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में कोर्ट अपना फैसला 30 अप्रैल को सुनाएगा। राहुल गांधी को कोर्ट ने उपस्थित न रहने की छूट दी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोर्ट में पेश हुए उनके वकील ने कहा कि मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस उचित नहीं था और इस मामले में अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी। वरिष्ठ वकील RS चीमा ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 389 में अपील लंबित होने पर सजा के निलंबन का प्रावधान है। साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट में कहा कि कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या दोषी को अपूर्णीय क्षति होगी, ऐसी सजा मिलना अन्याय है। माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और मकसूदा का बेटा गुलाम दोनों ही यूपी STF टीम के साथ एनकाउंटर में मारे गए और उनके हथियार बरामद कर लिए गए हैं। प्रयागराज में हुए उमेशपाल हत्याकांड के बाद दोनों ही वांटेड थे और दोनों के सिर पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। असद और गुलाम झांसी में DSP नवेंदु और DSP विमल के नेतृत्व में यूपी STF टीम के साथ मुठभेड़ में मारे गए। बता दें, उमेशपाल हत्याकांड के बाद से ही असद की दिल्ली में छुपने की खबरें आ रही थीं और बाद में उसने दिल्ली से भी अपना ठिकाना बदल लिया था। वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद और अशरफ को उमेशपाल हत्याकांड मामले में आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उमेशपाल मर्डर में आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश के DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में एक सूचना के आधार पर कुछ लोगों को रोका गया तो दोनों तरफ से गोलियां चली। इस मुठभेड़ में 24 फरवरी को उमेशपाल की हत्या करने वाले 2 लोग घायल हुए हैं। बाद में दोनों की मौत हो गई। इनकी पहचान असद अहमद और गुलाम के रूप में हुई है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, बुलडॉग आदि बरामद हुए हैं। इसी के साथ साथ प्रशांत कुमार ने ये भी बताया कि असद और गुलाम दोनों अतीक अहमद और अशरफ के काफिले पर हमला करना चाहते थे और दोनों को छुड़वाना चाहते थे। असद एनकाउंटर के बाद उमेशपाल का परिवार खुश नजर आया और मीडिया से बात करते हुए उमेशपाल की मां शांता देवी ने कहा कि मैं CM योगी जी को न्याय दिलाने के लिए धन्यवाद देती हूं। उनसे अपील करती हूं कि हमें आगे भी न्याय दें। हमें CM पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि यह मेरे बेटे को श्रद्धांजलि है। मैं मुख्यमंत्री और पुलिस विभाग को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उमेशपाल की पत्नी ने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने ऐसा फैसला लिया। उन्होंने अपनी बेटी के पति के हत्यारों को सजा दी। यह न्याय है। मैं उम्मीद करती हूं कि मुख्यमंत्री जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। मैं मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो मेरे लिए पिता के समान है। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद राजनीति तेज हो गई है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरे मामले पर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपा न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के व हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस मामले में ट्वीट कर कहा कि प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। यूपी में विपक्षी नेताओं के बाद अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी असद के एनकाउंटर पर अपनी नाराजगी जताई है और कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर एनकाउंटर कर रही है। कोर्ट और जज किस लिए हैं? अगर यही करना है तो अदालतों को बंद कर दो। उन्होंने आगे तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या भाजपा वाले जुनैद और नासिर के हत्यारों को भी गोली मारेंगे? नहीं, क्योंकि ये मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि संविधान का एनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही है। शरद पवार के अडानी, JPC और मोदी डिग्री मामले में बयान के बाद अब सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों को एक साथ लाने का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। खबरों के मुताबिक कांग्रेस अपने सहयोगी दल उद्धव ठाकरे की शिवसेना और NCP को साथ लाएगी। वहीं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी उन दलों को साथ लाने की कोशिश करेगी जो कांग्रेस से दूरी बनाते आए हैं। इस कोशिश में ही कल नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, जिसके बाद केजरीवाल ने भी बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता पर सहमति जताई थी। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के ऊपर KCR की भारत राष्ट्रीय समिति और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को साथ लाने की भी जिम्मेदारी रहेगी। JDU के मुताबिक वे इसे नीतीश फॉर्मूला बता रहे हैं। 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले के तहत
आज प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि आप सभी युवाओं को और आपके परिजनों को बहुत बहुत बधाई। विकसित भारत के संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज का नया भारत जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। बावजूद इसके दुनिया भारत को एक ब्राइट स्पॉट मानती है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप ने 40 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जॉब क्रिएट की हैं और इसी प्रकार से ड्रोन सेक्टर भी हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज गृह मंत्री के काफिले पर हमले की सीबीआई जांच को रद्द कर दिया है और मामले को फिर से सुनवाई के लिए कोलकाता हाईकोर्ट भेजा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दी गई पूरी सामग्री पर विवेक नहीं लगाया और हाईकोर्ट एक बार फिर एक नई तरीके से याचिका पर विचार करे। पश्चिम बंगाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट ने उन्हें जांच का मौका नहीं दिया और घटना के 2 दिन के अंदर ही याचिका दायर की गई और 1 महीने में फैसला भी आ गया। इसके साथ साथ सिंघवी ने ये भी कहा कि हाईकोर्ट को बंगाल पुलिस की बात सुननी चाहिए थी और राज्य सरकार को न गृह मंत्री के काफिले के रूट की जानकारी थी और न ही उनकी मीटिंग को मंजूरी दी गई थी। साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने ये नहीं देखा कि मामले में बंगाल पुलिस ने 21 लोगों की गिरफ्तारी की थी। वहीं शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि पुलिस ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि मंत्री की सुरक्षा वाली सीआईएसएफ की शिकायत भी दर्ज नहीं की गई। पुलिस ने रिपोर्ट में बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदार बताया और टीएमसी दफ्तर पर हमले में भी उनका हाथ बताया। आज आईपीएल में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने हैं। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है और पंजाब को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।